नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं अमर द्विवेदी। मैं इस समय पर हूँ सीधी जिले के अमिलिया थाना प्रभारी श्री अशोक पांडे जी के साथ, जिनका हाल ही में अभी कुछ दिन पहले पीएचक्यू के आदेश पर सतना जिले के लिए स्थानांतरण कर दिया गया है। एक दो दिन के आप और मेहमान हैं और इस थाना से आप अलविदा हो जाएंगे। ज़्यादा समय तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ही माह में इन्होंने जिस तरह से पुलिसिंग का कार्य इस क्षेत्र में किया है, लोगों का जिस तरह से एक विश्वास जीतने की बात होती है, जिस तरह से हमने खुद देखा है कि लोगों से परस्पर संवाद करने की जो प्रक्रिया होती है, आपको सबसे अलग बनाती है। हम सीधे आपसे रूबरू होंगे और अमिलिया थाना में किस तरह से लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ पर उनका क्या अनुभव रहा, सीधी जिले में वो कब आए और सीधी जिले में उनका क्या अनुभव रहा, सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका प्रथम न्याय न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, सीधी जिला में आपकी पदस्थापना कब हुई? मैं 7 मार्च 19 को आया था। उस समय लोकसभा चुनाव होने वाले थे जी। मेरी प्रथम पदस्थापना थाना बहरी में थाना प्रभारी के रूप में हुई थी 7 मार्च 2019 को। 10 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। जी। फिर किस किस थाने में आप अपनी सेवाएं? मैं वहाँ थाना बहरी में लगभग 4 माह तक रहा। इसके बाद जुलाई 19 में थाना प्रभारी चुराहट के रूप में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। चुराहट में भी करीब 3 महीने रहा मैं। चुराहट से फिर थाना प्रभारी रामपुर नैकिन बना और रामपुर नैकिन में लंबा कार्यकाल रहा मेरा, करीब 3 साल और 2 महीने के आसपास रामपुर में रहा। और यहाँ 23 दिसंबर 2022 को आया थाना अमिलिया में, तो लगभग 7 महीने का कार्यकाल थाना प्रभारी अमिलिया के रूप में भी पूरा हो चुका है। जी सर, बात करें अगर सीधी जिले की, तो सीधी जिले में पहली बार आपकी पोस्टिंग हुई थी आपके पूरे सर्विस समय में? बिल्कुल, इसके पहले मैं सीधी जिले में कभी नहीं रहा। जी। तो सीधी जिले में सर आपने क्या देखा, कितना अनुभव पाया आपने? क्राइम के क्षेत्र में सीधी में आपने क्या आकलन किया और अमिलिया थाना क्षेत्र में आपने क्या आकलन किया सर? क्राइम के रूप में कोई विशेष यहाँ क्राइम नहीं है। दीगर जिलों की तुलना में क्राइम काफ़ी कम है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की ज़रूर शिकायतें यहाँ कई थानों में रहती हैं। गांजा, कोरेक्स, अवैध शराब, इनकी शिकायतें, कुछ स्मैक की भी आती हैं बीच बीच में। बाकी ऐसा कोई क्राइम आर्म्स वगैरह का या बड़े बड़े क्राइम यहाँ पे नहीं होते हैं, सामान्य अपराधी होते हैं। अमिलिया थाना क्षेत्र सर अगर हम बात करें तो चूँकि यहाँ पर 2 जिलों की सीमा है और अगर थोड़ा सा दूर चले जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है, जहाँ पर अमिलिया थाना क्षेत्र की सीमा लगती है। तो यहाँ पर किस तरह के अपराध आपको देखने को मिले हैं और किस तरह से आपने उस पर अंकुश पाया है? निश्चित रूप से ये सीमा का थाना है। इधर पूरब तरफ है सिगरौली ज़िला लगता है और पूर्वोत्तर में मिर्ज़ापुर की भी सीमा डायरेक्ट तो नहीं लगती है, करीब 6-7 किलोमीटर दूर से। बीच में हनुमाना थाना पड़ता है रीवा ज़िले का, लेकिन फिर भी लगभग सीमा ही मान सकते हैं उसको। तो यहाँ पे थाना प्रभारी और यहाँ की पुलिस को काफ़ी अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि मादक पदार्थों की और अवैध शस्त्रों की आमद रफ्त की काफ़ी आशंका इधर बनी रहती है। और कई सारे अपराध ऐसे पूर्व में पकड़े भी जा चुके हैं जो उत्तर प्रदेश के, जिसमें आरोपी रहे हैं और काफ़ी मात्रा में कोरेक्स वगैरह पकड़ी गई है। तो यहाँ पे गश्त की काफ़ी आवश्यकता होती है, पुलिस की अलर्टनेस आवश्यक रहती है। अमिलिया थाना क्षेत्र के अगर लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर आपने लोगों से क्या पाया या लोगों का व्यवहार कैसा रहा, क्या आप देखते हैं अमिलिया में? अमूमन हर जगह लोग अच्छे ही होते हैं। अपन अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, और अच्छे और बुरे, गरीब अमीर, ये हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे भी अधिकांश लोग अच्छे ही हैं, पुलिस के लिए काफ़ी सहयोग का कार्य करते हैं। अब कुछ गुंडा, बदमाश, चोर, मवाली तो ये हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा सहयोग करते हैं प्रशासन का। अक्सर देखा जा रहा है सर कि अमिलिया क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पुलिस बल काफ़ी कम है। और जिस तरह से पुलिस बल काफ़ी कम है और हर कार्य छोटा से लेकर बड़ा तक पुलिस को ही करना पड़ता है, ऐसी जब विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी सीधी जिले में पेशाब कांड हुआ था जो चर्चित मुद्दा है, ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए क्या चैलेंजिंग हो गया था? अब ये तो है, पुलिस की कमी है निश्चित रूप से। आज आवश्यकताएं, आदमियों की अपेक्षाएं पुलिस से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पुलिस के कार्य काफ़ी बढ़ गए हैं
फिर भी हम लोग ग्राम रक्षा समिति, नगर सुरक्षा समिति और अच्छे नागरिकों का सहयोग लेकर के कार्य करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस की कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में काफ़ी कम पुलिस बल है। अभी जो ये पेशाब कांड हुआ था, इसमें भी काफ़ी चर्चित कांड हुआ, ये पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बना रहा। तो पुलिस के पास चुनौतियाँ रहती हैं, काफ़ी कार्य रहते हैं, उस हिसाब से संख्या बल बहुत कम है। अमिलिया थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए, सबसे चैलेंजिंग क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है मादक पदार्थों की अवैध बिक्री को रोकना। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है ये। उसका कारण जो अभी आपने कहा और मैंने भी बताया कि सिंगरौली ज़िले की भी सीमा लगती है, रीवा ज़िले की भी सीमा लगती है और थोड़ी दूर से उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। हलिया थाना है मिर्ज़ापुर ज़िले का। तो यहाँ पे बॉर्डर से मादक पदार्थों की आमद रफ्त की आशंका हमेशा 24 घंटे बनी रहती है। इसमें पुलिस का अलर्टनेस आवश्यक है, और नहीं तो मादक पदार्थों की बिक्री होगी, आमद रफ्त होगी, तो निश्चित रूप से क्राइम बढ़ता है। यही है। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं करने पाती है, कहीं न कहीं किसी न किसी हर केस में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। ऐसी जब परिस्थितियाँ आती हैं तो पुलिस उससे कैसे निपटती है? थाना प्रभारी के बहुत कुछ विवेक पे ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से और सही कार्य करें तो स्वाभाविक है नेताओं के फ़ोन आना, वो तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम गलत कार्य ना करें और उनको बता दें कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, सही बात बता दें, तो ऐसा कोई नेता भी नहीं होता है कि जो ज़बरदस्ती कहे कि नहीं तो ये तो गलत कार्य करना ही है। ये बहुत कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कार्यप्रणाली कैसी है। अमिलिया थाना की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक क्या रही? बड़ी कार्रवाई मादक पदार्थों की, गांजे के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई किए हैं, अवैध दारू के खिलाफ भी कई कार्रवाई किए हैं। बाकी यहाँ कोई गंभीर अपराध ऐसे तो होते नहीं हैं जिसमें अपन बता सकें कि कोई बड़ा भारी कार्रवाई हुई हो। अपन यही कह सकते हैं कुल मिला के कि अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कई कार्रवाइयाँ की हैं बड़ी बड़ी। जी सर, अब आपके थोड़ा सा बैक में जाएंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे आपकी नौकरी कैसे हुई है, कब आपने नौकरी की और किन किन ज़िलों में आपने नौकरी की है? मैं जुलाई 1990 से मेरी नौकरी शुरू हुई है पुलिस विभाग में। इसके पहले मैं 3 साल शिक्षक था। तो 90 से लेकर के अब 33 साल हो गए हैं मेरे। अब 3 वर्ष सेवा काल के और बचे हैं। तो लगभग अब अंतिम चरण में है। मैं ये कह सकता हूँ कि 32-33 साल नौकरी हो गई पुलिस विभाग की, 3 वर्ष और बचे हैं। सेवा काल मेरा अपने शब्दों में कहूँ तो काफ़ी संतोषजनक रहा और मेरी ज़्यादा सेवाएं सागर ज़िले में रहीं, करीब 12 वर्ष, और सतना ज़िले में भी करीब 9-10 वर्ष रहे हैं। बाकी मंडला में रहा, दंतेवाड़ा में रहा, सीधी में भी 4 साल हो गए और करीब 4.5-5 साल लोकायुक्त रीवा में मैं रहा। इस प्रकार से करीब 33 वर्ष की मेरी सेवा अवधि हो चुकी है। शिक्षक से और पुलिस बनना, अगर देखा जाए तो शिक्षक और पुलिस कहीं मैच नहीं होता है, लेकिन आपने पुलिस को चुना, ऐसा क्यों? कब आपके मन में ये भावना आई कि मैं पुलिस हो गया? जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के लास्ट में मैंने LLB कर रहा था उस समय, उसी समय मिनी PSC की वैकेंसी निकली थी। तो परीक्षा दिया था तो उसमें LDT में मेरा सिलेक्शन हो गया था और संयोग से मेरी पहली पोस्टिंग अपने गांव के पास ही हो गई थी। जहां तक मैं जिस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा था उसी में संयोग से मेरी पोस्टिंग हो गई थी शिक्षक के रूप में। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। सौभाग्य की बात है। बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इसी में पढ़ा रहा हूँ। और मेरी ललक ये थी कि कहीं ना कहीं नौकरी करना है, अच्छी नौकरी करना है। तो पुलिस विभाग में मेरा चयन हो गया, सब इंस्पेक्टर में मैं चला गया। बाकी पुलिस और शिक्षक का कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। बिल्कुल। सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, आपके गांव का नाम जानेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो ये तो जानते हैं कि अशोक पांडे जी हैं, रीवा जिले के हैं, लेकिन ये जानते कौन से गांव के हैं। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरा गांव रीवा से करीब 7-8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। जो विक्रम पुल है रीवा की, बीहर नदी में बनी है, वो उससे दक्षिण तरफ एक रोड जाती है टाइगर सफारी तरफ। टाइगर सफारी रोड में 8 किलोमीटर दूर मेरा एक छोटा सा गाँव है अमीरती, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और अब रीवा में पढ़ रहा एग्रीकल्चर कॉलेज के पास मकान बना लिया हूँ। और मेरे पिताजी कृषक थे। मेरे परिवार में मुख्य धंधा खेती ही है। मैं 5 भाई हूँ, जिसमें से 3 भाई नौकरी में थे, एक RIO थे
और एक शिक्षा पुलिस विभाग में ये थे और मैं था, बाकी 2 लोग काश्तकारी कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और नशे की गिरफ्त में युवक आ रहे हैं, उन्हें इतना कंपटीशन का समय आ गया है, उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नशे की और नशे की गिरफ्त में हो रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? आजकल नशा जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। या अपन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे राष्ट्र की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की लगभग जो जहाँ जैसा मैं सुनता हूँ, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। नशा के कारण मान्यताएं, आदर सब ये ख़त्म हो रहा है। युवा वर्ग बिल्कुल बुरी तरह से भटक रहा है। नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं 10-10, 12-12 साल के लड़के जी। और युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इससे धन संपत्ति भी नष्ट होती है, मान मर्यादा भी ख़त्म होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। सभी युवा वर्ग जो है नशे से दूर रहें, ये बहुत हानिकारक है। सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से सब प्रकार से नुकसान करता है ये। सभी युवाओं को मेरा यही संदेश है कि नशा से दूर रहें। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? पारिवारिक माहौल या सामाजिक माहौल? अब इसको पारिवारिक माहौल भी नहीं कह सकते, इस समय परिवेश ही ऐसा है। सामाजिक माहौल ही कहा जा सकता है। सब परिवेश बना हुआ है। माँ बाप का लड़कों के ऊपर अब ध्यान ज़्यादा रहता नहीं है, वो भी टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। और सामाजिक माहौल परिवेश ऐसा है कि जहाँ 4 लड़के इकट्ठा हुए तो सब वो अपने मन की करने लगते हैं। माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे या दे नहीं रहे, दोनों कारण हो सकते हैं, यही एक कारण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको आपकी सतना ज़िले में पोस्टिंग हुई है, वहाँ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।